हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो फिनिश कर दिया है। लगभग 3 मॉड्यूल्स में हमने इसे फिनिश किया और आज हम लोग अपना एक ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और ये चैप्टर हमारा होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो केमिकल बॉन्डिंग में जितना भी सिलेबस हमारे आरआरबी जेईई ने सीएमए के लिए दिया हुआ है, प्लस जो हमें 9th और 10th लेवल पर पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को जितना मैक्सिमम हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा वो डस्ट की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज केमिकल, ठीक है, बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेसेस होती है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेसेस है, हर प्रोसेस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। ऑल प्रोसेसेस मूव टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, हर प्रोसेस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना पसंद करती है, मूव करना चाहती है। और स्टेबिलिटी उस प्रोसेस की तभी आएगी जब उसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी। यहां पर उस प्रोसेस में कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो अगर उसमें मिनिमम एनर्जी है तो वो हमारी मोस्ट स्टेबल प्रोसेस कहलाई जाएगी। अगर इसमें मिनिमम एनर्जी है तो ये हमारी मोस्ट स्टेबल प्रोसेस कहलाई जाएगी। ठीक है, तो सारी प्रोसेसेस जितनी भी हमारे यूनिवर्स में होने वाली हैं, ये सब की सब इस तरीके से कैरी आउट होती है कि यहाँ पर हमारे जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, हमारी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी हमारी मिनिमम होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल देखें, अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखें तो अगर हमें एक वाटर की जो ड्रॉप होती है, वाटर की ड्रॉप हमारी कैसे शेप की हो जाती है, एक स्पेरिकल शेप की हो जाती है, एक हमारी स्पेरिकल शेप की बॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाता है, मैक्सिमम, और उसके करस्पॉन्डिंगली उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम। तो यहां पर एक स्फीयर की वो हमेशा शेप क्यों ले लेता है, क्योंकि यहां पर उसका एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गया, एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गया। इसके कारण वो क्या कर लेगा, एक स्पेरिकल ड्रॉप की शेप ले लेगा। तो यहां से हमें एक टॉपिक निकल के आया, इक्विलिब्रियम। यहां से एक टॉपिक निकल के आया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब हमारा सिस्टम क्या कर लेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा। जब हमारा सिस्टम ऑब्टेन्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर लेगा, तो उस पोजीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में आ गया। और इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो मेनली 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम अगर होते हैं तो हमारा सिस्टम कहलाएगा कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। सबसे पहला होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहला होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीसरा होता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है यहां पर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। और ऐसा कब होता है, जब आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 हो जाए। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब dt अपॉन dx क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड अगर रिएक्शन हो गया तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होगा। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन दोनों क्या हो गया, यहां पर बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, समेशन ऑफ फोर्सेस बराबर 0, समेशन ऑफ मोमेंट्स बराबर 0। तो कोई भी फोर्स इम्बैलेंस नहीं है, कोई भी फोर्स इम्बैलेंस नहीं है, तो यहां पर हमारा क्या सिस्टम मिल गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम हमारे होते हैं तो हमारा सिस्टम किसमें कहलाएगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो यहां पर हमारा सिस्टम किसमें हो जाएगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। हमारा सिस्टम किसमें आ जाएगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो
यही चीज है हमारा इक्विलिब्रियम। अब इसको हम लोग किससे रिलेट कराएं? इसको हम लोग रिलेट कराएं अपना पीरियोडिक टेबल से। इसको अगर रिलेट कराएं पीरियोडिक टेबल से, तो आपने देखा होगा तो हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 जो जिनको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे मैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 की अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो नोबल गैसेस हो गए, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं यहां पर, इनको हम लोग बोल देते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है, ये सारी जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं, ये सब की सब क्या कहलाती हैं? नोबल गैसेस, या फिर इन्हें हम लोग कहते हैं जीरो एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? जीरो एलिमेंट्स। जीरो एलिमेंट्स इन्हें हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी टेंडेंसी नहीं होती रिएक्ट करने की, ठीक है, इनमें रिएक्ट करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती। और ये मेनली क्या होते हैं? ये मेनली आपके इनर्ट होते हैं, या जीरो एलिमेंट्स, इनको और क्या बोल देते हैं हम लोग? इनर्ट एलिमेंट्स। इनको हम लोग इनर्ट एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जीरो रिएक्टिविटी होती है। इनको क्या लिखेंगे? ड्यू टू जीरो रिएक्टिविटी, जीरो रिएक्टिविटी। और जीरो रिएक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं अपने, मान लीजिए नियॉन की बात करूं अगर मैं, तो नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई मेरी? 2,8। तो इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके बैलेंस में मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8। ये हो गए मेरे बैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरा 8 होता है तो इस कंडीशन को मैं कहता हूं ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इसका ऑक्टेट मेरा यहां पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी हीलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 3, जैसे हीलियम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी हो जाएगी, सॉरी 3 नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इसके 2 है, तो इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब बैलेंस में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो आपको पता है ये कंडीशन क्या हो जाएगी? इसको कहते हैं डुप्लेट कंप्लीट। इसको कहेंगे हम लोग डुप्लेट कंप्लीट। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखा है, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2n², जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स होती है हमारी, ठीक है, ये होती है हमारी नंबर ऑफ शेल्स हो जाएगी यहां पर। तो अगर इसमें ध्यान से देखिए, अगर n हमारा 1 है तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 × 1², कितना हो गया? 2। n अगर आपका 2 हो गया, 2 × 2², कितना हो गया? 8। n आपका 3 हो गया तो 2 × 3², ये हो गया 18, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहां पर इनके ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गए, तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हैव जीरो एफिनिटी, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इनकी कोई भी एफिनिटी नहीं होती, कोई भी इनकी चाहत नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रिएक्ट करें और बॉन्ड बनाए। तो या लिख सकता हूं जीरो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, जीरो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक है, जीरो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, कोई भी टेंडेंसी नहीं होती बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो ये है इनकी स्पेशलिटी, ये हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए आते हैं मेन बात पर कि हमारा केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ एलिमेंट जो हैं वो स्टेबल होते हैं, जैसा कि हमने देखा नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ये अपनी एलिमेंट जो है ये स्टेबल है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हमारे स्टेबल नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते। तो जो स्टेबल नहीं होंगे वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेंगे? वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो मान लीजिए हमारा अनस्टेबल एलिमेंट है,
अनस्टेबल एलिमेंट है, या कह दे सेमी स्टेबल एलिमेंट है, अगर उसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो वो क्या करेगा, वो बना लेगा आपका एक बॉन्ड। इट विल फॉर्म अ बॉन्ड। और बॉन्ड क्या है एक्चुअली, ये जो हमारा बॉन्ड हम लोग यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है between an unstable and a stable element। एक अनस्टेबल और एक स्टेबल एलिमेंट, या हो सकता है दोनों ही अनस्टेबल हो, ठीक है, बिटवीन एन अनस्टेबल एंड स्टेबल, या इसको अनस्टेबल भी ले सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ ही कंबाइन कर रहा होगा वो भी तो अनस्टेबल ही होगा, क्योंकि उसको भी कंबाइन करना है। बिटवीन एन अनस्टेबल एंड अनदर अनस्टेबल एलिमेंट, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, और इसी अट्रैक्शन के कारण दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, बॉन्ड बनने से फाइनली क्या हो जाएगा, ये क्यों बनता है, दिस इज मेनली टू अचीव स्टेबिलिटी, ठीक है, मेनली टू अचीव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी, आइदर ऑक्टेट इज कंप्लीट और डुप्लेट इज कंप्लीट, आइदर ऑक्टेट इज कंप्लीट और डुप्लेट इज कंप्लीट, ठीक है। या तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या तो हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, ये हो गई हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबिलिटी। इस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सब अगर हम बात करें, एक यहां पर नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है हमारा, नोट पॉइंट हमारा ये है कि ऑल नोबल गैसेस, सभी नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, सभी नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन इसके केस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहां बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है, ये हमारा स्मॉलेस्ट नोबल गैस है। ये भी आप लोग देखिए, स्मॉलेस्ट नोबल गैस हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट नोबल गैस हो गया, ठीक है। तो अब बात आती है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी कैसे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हाउ टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या इन शॉर्ट कहें ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है। ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कैसे अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑक्टेट या फिर डुप्लेट सिर्फ 2 ही तरीकों से अचीव किया जा सकता है। पहला तरीका बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एटम हमारा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो इसका साफ सा मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होगी डोनेट करने की। तो यहां पर क्या होगा, एक तरीके से मेटालिक नेचर, ठीक है, मेटालिक नेचर ऑब्लिक टेंडेंसी। पहली बात तो टेंडेंसी होनी चाहिए, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए डोनेट करने के लिए। तो मेटालिक नेचर और टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक आपका एटम इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट करेगा तो दूसरा वाला एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो दूसरा हो जाएगा बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब कैसी टेंडेंसी है, नॉन मेटालिक नेचर हो गया, या टेंडेंसी हो गई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो गई, ठीक है। तो 2 तरीके हैं कि 2 तरीकों से हमारा
यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन बन जाता है। और मैंने आपको पिछले अपने लेसन में पढ़ाया था वैलेंसी का मतलब क्या होता है। तो वैलेंसी जो हमारी है, वैलेंसी को डिफाइन करें तो एक तरीके की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैलेंसी बोल देते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैलेंसी। और वैलेंसी मेनली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट किए गए, डोनेटेड ऑब्लिक एक्सेप्टेड, कितने एक्सेप्ट किए गए, बाय एन एटम, बाय एन एटम टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम्स ने डोनेट किए या एक्सेप्ट कर लिए, उसी को हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक ओवरव्यू हमारे चैप्टर के बारे में कि केमिकल बॉन्ड हमारा होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सबसे पहला जो हमारा टाइप का केमिकल बॉन्ड है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट या इसे आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड की बात करें तो ये जो बॉन्ड है हमारा, ये किस तरीके से फॉर्म होगा, क्या चलिए ऐसे अभी पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारे बॉन्ड्स हैं। डिफाइन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड, दूसरा हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तीसरा हमारा होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ये मेन 3 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अब पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो हमारा है इसके हम लोग देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कब बनेगा, सबसे पहली बात है ये हमारा तब बनेगा जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम में। मैं लिख देता हूं फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू दी अदर एटम। एक एटम से अगर दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तो उसे हम लोग बोल देते हैं कैसा बॉन्ड बना, तो ट्रांसफर होने के बाद दोनों में स्टेबिलिटी आ गई, तो ऐसा जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें देखते हैं इसकी सूटेबल कंडीशंस। अब इसमें देखते हैं सूटेबल कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने की सूटेबल कंडीशंस हम लोग अब देखेंगे। तो बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है, वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी मेटालिक। एक एलिमेंट कम से कम दोनों में से मेटालिक होना चाहिए। वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी मेटालिक। इन दोनों में से एक कैसा होना चाहिए, मेटालिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये जो एलिमेंट है जो मेटालिक है, it should have 1, 2 or 3
एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल में 1, 2 या कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो ये उस एलिमेंट को डोनेट करेगा जिसके वैलेंस में 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। एक आपका मेटल होगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस में, 1, 2 या 3, ठीक है। तो ये 1, 2 या 3 वाला किसको डोनेट करेगा, जिसके वैलेंस में 5, 6, 7 है। तो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट कर देगा, 7 वाले को। लास्ट में अगर 2 है तो किसको डोनेट करेगा, 6 वाले को। और अगर 3 है तो किसको डोनेट कर देगा, 5 वाले को। क्यों, क्योंकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। और ऐसा करने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करने के बाद क्या होता है, वी विल अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता है कि क्या होती है, हमारी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई मेटल है और उस मेटल के वैलेंस में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव करा दिया तो ये क्या बन जाएगा, मेरा कैटायन बन जाएगा। ये आपको पता है कैटायन मेरा पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। अगर मान लीजिए मेरा नॉन मेटल है, अगर मेरा नॉन मेटल है, इसके लास्ट में 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से मैंने क्या किया, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, ऐड करा दिया यहां पर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, ये मेरा एनायन बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा 1, 2 या 3 वाला मेटल है, इसमें क्या होना चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और नॉन मेटल की बात करें तो इसमें क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों के बीच में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीशीज, ठीक है। दोनों कंबाइनिंग स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। अब आपको पता है मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है क्योंकि उनमें शेयरिंग की टेंडेंसी नहीं होती, डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें अपने फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने स्पेशल पॉइंट्स में पढ़ाया था अपने पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है हमारी, ठीक है। और सीजियम की बात करें, सीजियम में हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सीजियम में सबसे कम होगी, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगी। तो जो हमारा सीजियम फ्लोराइड होगा, CSF, ये मेरा ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें सबसे ज्यादा आयोनिक नेचर देखने को मिलेगा। मोस्ट आयोनिक नेचर्ड कंपाउंड, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मुझे आयोनिक नेचर को देखने को मिलेगा। मोस्ट आयोनिक नेचर, इसमें सबसे ज्यादा आयोनिक नेचर मेरा होने वाला है क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे हाईएस्ट हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे हाईएस्ट है। तो ये हो गया मेरा सबसे ज्यादा कैसा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज हम लोग को देखना है कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अपने कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हम लोग को यहां पर देखना है, तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी लुईस थ्योरी, ठीक है। हम लोग यहां पर पढ़ेंगे लुईस थ्योरी, ठीक है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी में क्या बताया गया है, लुईस थ्योरी ने मेनली एम्फसाइज किया किस चीज पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। इस थ्योरी ने मेनली किस चीज पर एम्फसाइज किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे कहां पर होते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल में होते हैं,
आउटर मोस्ट शेल वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और यही वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग, यही होते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, ठीक है, यही होते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इन्होंने जो किया, इन्होंने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे दिखाया, डॉट से दिखाया, ठीक है, डॉट से दिखाया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे दिखाया, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, इन्होंने इनको किस दिखाया, ऐसे डॉट से दिखाया। और डॉट जो हो सकती है दोनों ही एटम्स पर दिखाई जा सकती है, एक जो शेयरिंग कर रहा है, दूसरा जो एक्सेप्टेंस कर रहा है, दूसरा जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो दोनों ही के मतलब एटम्स को हम लोग ने डॉट से दिखा दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे मान लीजिए मैं लिथियम लिखूं, तो लिथियम में मेरा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक लगा दिया। बेरिलियम की बात करें तो यहां 2 हो गया, ठीक है। बोरॉन की बात करें तो 3 हो गए, 1 2 3। फिर कार्बन की बात करें तो 4 हो गए, इसमें 1 2 3 4। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही हम यहां पर दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, जैसे कोई एक कंपाउंड बनाऊं मैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यहां पर मैं बनाऊं सोडियम क्लोराइड, जैसे कंपाउंड की बात करूं, और सोडियम क्लोराइड मेरा कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि मेरे सोडियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के में तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां मैंने क्रॉस से दिखा दिया। तो होगा क्या, ये जो Na, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या बन जाएगा Na+, क्या हो गया 2,8, ठीक है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, तो ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये बन जाएगा 288। तो देखिए 2 और 8 भी आपकी किसी कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की, तो ये नियॉन कॉन्फ़िगरेशन में आ गया और ये आपका क्या बन गया Cl-। ये किस में आ गया, आपकी कौन सी नोबल गैस में आ गया, ये आर्गन में आ गया, ठीक है, ये हमारी आर्गन बन गया। तो दोनों ही स्टेबल हो गए। अब एक पॉजिटिवली चार्ज बन गया, एक नेगेटिवली चार्ज बन गया, और आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के कारण क्या होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारा यहां पर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हमारा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ, ये बन गया मेरा NaCl, क्या बन गया मेरा NaCl, ये बन गया मेरा NaCl, ठीक है। तो ये है तरीका हमारा, किस तरीके से ऐसा डॉट स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको इक्वेशन में अगर लिखें, अगर हमें इक्वेशन में लिखना हो तो Na++ Cl-, ये क्या बना देगा NaCl, Na++ Cl-, ये हमारा क्या बना देगा NaCl, ठीक है। तो ये हो गया हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना हो, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना हो, अब कंपाउंड हम ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है MgCl2। MgCl2 से साफ देखने से पता चल रहा है 2 क्लोरीन जोड़ने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम में आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो 1 और 1 2, एक क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा Mg2+।
और यहां 2 Cl है, तो एक Cl पे -1, तो 2 Cl पे 2Cl माइनस, तो क्या बना देगा MgCl2। ये क्या बना देगा मेरा MgCl2, तो ये बना देगा मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल यहीं पर फिनिश होता है। आगे हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही लेसन्स को आगे हम लोग देखेंगे। पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, कई सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लाइक वाटर का पढ़ेंगे, अमोनिया का पढ़ेंगे, बेरी, और काफी सारे स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।